अजम नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तीतन के आदमी हफ्सा और असलहोन को पकड़ लेते हैं। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि वो उन दोनों को एक गहरी गार में लेकर आते हैं। असलहोन हफ्सा से कहती है कि हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद असलहोन और हफ्सा तीतन से कहती हैं कि तुम डरते हो इसलिए तुमने हमें यहाँ पर लाकर रखा है, तुम देख लेना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद एंग्लोस तीतन से कहता है कि मुझे जाना होगा, गवर्नर नई खबर के इंतजार में होगा। ये सुनकर तीतन कहता है कि ठीक है, लेकिन वापसी पर अपने साथ नए सिपाहियों के दस्ते लेकर आना। एंग्लोस कहता है कि अरतरुल एरिस को कौन लेकर गया है, तुम बॉम्सी और तुर्गत का खात्मा कर लेना। उस पर तीतन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को मार दूंगा, इस तरह से 2 ताकतवर तुर्कों का खात्मा कर दूंगा। ये सुनकर असलहोन कहती है एरिस कोनिया में है, ये तो हमें भी नहीं पता, जरूर हमारे बीच कोई जासूस है जिसने ये खबर इन तक पहुंचाई। उसके बाद एंग्लोस वहां से रवाना हो जाता है। सिपाही सादतीन को कैद में लेकर आते हैं। एरिस उसे देखकर कह ही मारने लगता है। एरिस सादतीन से कहता है कि खुशामदीद सादतीन, तुम यहाँ पर कितने अच्छे लग रहे हो, मैं यहाँ पर अकेला बोर हो गया था, बहुत अच्छा हुआ कि अब तुम भी यहाँ पर आ गए हो। उसके बाद सिपाही उसे कैद खाने में डालकर चले जाते हैं। माँ परी कहती है कि रात को सुल्तान ने मुझे बुलाया, जरूर वो कोई अहम बात करने वाले होंगे। अगर कोपैक की बात सही हुई तो मैं उसे बचाने के लिए सुल्तान से बात करूंगी। अगर सुल्तान अपने दूसरे बेटे अरसलान को अपना जौनशीन मुंतखब करने का सोच रहे हैं तो समझो उसने अपने मौत के फरमान पर खुद ही दस्तखत किए। कैद में एरिस सादतीन से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी के घटिया तरीन इंसान हो। सादतीन एरिस से कहता है कि क्या इन सब के एवज अरतरुल ने तुम्हें रिहा करने का वादा किया था। उस पर एरिस कहता है कि हाँ, उसने मुझे रिहा करने का वादा किया है। ये सुनकर कोपैक कहता है कि तुम कितने भोले हो, अरतरुल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, अब वो तुम्हें मारने के लिए अपना तलवार तेज कर रहा होगा। ये सुनकर एरिस उठ जाता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो सादतीन, मुझे यकीन है अरतरुल जरूर अपना वादा पूरा करेगा और मुझे यहाँ से रिहा कर देगा। अरतरुल हलीमा से कहता है कि माँ परी ने सुल्तान की आंखों पर पट्टी बांध दी है, अगर सुल्तान कोपैक को रिहा करेगा तो वो इस बार रियासत के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तुर्गत जंगल में अकेला निशानात देख रहा होता है। इतने में उसके 2 सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं। वो तुर्गत के पास आते हैं तो तुर्गत उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम निशानात ढूंढ रहे थे, हमने यहाँ पर एक सिपाही की लाश देखी है जो कि एरिस के साथ था। उस पर तुर्गत कहता है कि यकीनन उनका गार यहीं कहीं पर मौजूद है। दूसरी तरफ महल में सुल्तान मापरी से कहते हैं कि मैं अपने दूसरे मलकों के बेटे अरसलान को अपना जौनशीन मुकर्रर कर रहा हूँ। ये फैसला मेरा अटल फैसला है, मैंने सोचा तुम्हें इससे आगाह कर लूं। ये सुनकर मापरी के हाथों से शरबत का प्याला नीचे गिर जाता है। उसके बाद सुल्तान मापरी से कहते हैं कि यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसके बाद सुल्तान उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई है। उस पर मापरी कहती है कि हमारी रियासत सबसे पहले है, मुझे यकीन है आपके फैसले पर, आपका ये फैसला बिल्कुल बेहतरीन है। सुल्तान कहते हैं कि मैं खुद ये बात शहजादा यासुद्दीन के साथ भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ परी कहती है कि वो आपके साथ जंग पर जाना चाहता है, वो अपनी जिंदगी की पहली जंग आपके साथ लड़ना चाहता है। ये सुनकर सुल्तान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद माँ परी सुल्तान से कहती है कि अमीर सादतीन की सजा पर गौर करें, अगर आप ऐसे ही उन्हें सजा देंगे तो लोग कहेंगे सुल्तान गुस्से में आकर सजा दे रहे हैं, इंसाफ से काम नहीं ले रहे। ये सुनकर पहले तो सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये फैसला बहुत अहम है, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला करूंगा। तुमने जो बातें की है उन पर मैं गौर जरूर करूंगा, कल मैं जंग पर जाने से पहले ये फैसला करके जाऊंगा। काई कबीले में बमसी हफ्सा के लिए शदीद परेशान होता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि हमने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन तुर्गत साहब कहीं पर नहीं मिले। ये सुनकर हकीम आर्तुक कहते हैं कि वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने गया होगा। ये सुनकर बमसी कहता है कि अब कोई हल नहीं है, मैं किसी और को एरिस बनाकर उनके पास लेकर जाऊंगा और उनके साथ जंग लड़ूंगा। दूसरी तरफ कोनिया में माँ परी रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान अरतरुल सुल्तान के पास आ जाता है। सुल्तान उसे कहता है कि मैं अपने वसीयत के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद सुल्तान अरतरुल से पूछता है कि तुमने उस कुत्ते आरस के बारे में क्या सोचा है, उसके साथ क्या करोगे। ये सुनकर अरतरुल कहता है कि मैंने उसे इन सब के एवज रिहा करने का वादा किया था, अगर सुल्तान मुअज्जम आप इजाजत दे तो कल सुबह मैं उसे रिहा कर दूं। उस पर सुल्तान कहता है कि ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है, जो तुम्हें मुनासिब लगे वो करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत बड़े खतरा साबित हो सकता है।
اس کے بعد سلطان کہتے ہیں کہ اب میں تم سے اپنی وصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے جس بیٹے کو سلطان بنانے کا سوچا ہے میں نے اس کا نام اس میں لکھ دیا ہے۔ میں اپنے ملکوں کے بیٹے ارسلان کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام میں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہمیں ایوبیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں مدد ملے گی اور عالم اسلام بھی ایک ہوگی۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ تم ہر معاملے کو ایک سلطان کی طرح سوچتے ہو، اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو میں بغیر کسی فکر کے تمہیں اپنا جانشین مقرر کر دیتا۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی لمبی کرے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں اپنے وصیت کے بارے میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد اگر میرے بیٹے اس تخت کے لیے لڑائی کرے تو تمہیں پتا ہو کہ تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو تم ہر حال میں ارسلان کا ساتھ دینا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتے ہیں کہ میرا راستہ واضح ہے سلطان، میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ میں ایک سپاہی کی لاش ملی جو کہ ایرس کے ساتھ تھا۔ ترگت صاحب بھی وہیں پر تھے لیکن اس کے بعد وہ کہاں پر گئے ہمیں نہیں پتا۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے کہ پہلے اس نے اپنی ضد کے ساتھ ہمارے لیے مشکلات پیدا کی اور اب وہ خود غائب ہو گیا ہے، یہ کیسی سرداری ہے ہوئمہ والدہ۔ یہ سن کر حکیم آرتو کہتے ہیں کہ یقیناً وہ عورتوں کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہوگے، دعا کریں کہ انشاءاللہ وہ کسی اچھی خبر کے ساتھ واپس لوٹے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر کل سلطان نے سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کیا تو یہ ہماری ریاست کے لیے خطرہ ہوگا۔ میں ہر حال میں انصاف کا ساتھ دوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے سلطان کی محبت سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑے۔ دوسری طرف ایرس اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں نے کتنی زیادہ قربانیاں دی، آج میں اس حال میں ہوں لیکن کسی نے پلٹ کر میرا حال تک نہیں پوچھا، نہ شہنشاہ نے اور نہ ہی میرے دوست تیتن نے۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، میرے یوٹیوب چینل عظمیٰ خان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔